बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। आप सबको पता होगा कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं नीट एग्जामिनेशंस में और उनमें से कुछ चुनिंदा लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, अपने सपनों को जी पाते हैं। आज मैं आपको ऐसे एक इंसान से मिलवाने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हार्ड वर्किंग है और सुपर टैलेंटेड है। ठीक है, तो बिफोर दैट, हेलो एवरीवन, welcome to MM Academy with yet another episode. I am Vishal and the person I am going to talk about, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, he scored 553 marks, means 553 marks out of 720 in the examinations. तो let's welcome him. चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। हेलो विशाल भैया। हेलो विशाल। मेरा भी नाम विशाल है, तो दो विशाल बैठे हुए, ठीक है? तो मेरा भी नाम विशाल, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और अपना बताओ। लॉकडाउन में कैसा हाल हो गया आपका? वैसे तो 6-7 महीने से घर पे ही हूँ, तो लॉकडाउन में यार अब तो बोर होने लगा हूँ। बोर होने लगे हैं। अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल पे सेलेक्ट हो जाना। आपने एक सपना देखा डॉक्टर बनने का, बहुत लोग देखते हैं, मुझे पता है लाखों लोग ये सपना देखते हैं, लेकिन कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। तो उन कुछ लोगों में आप हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, तो इस चीज़ से आपको कैसा लगता है? वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो सपना देखते हैं, अगर वो सपना आपको साकार होता दिखता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप समझिए कि किसी एक सपने को देखना और उस सपने के लिए लड़ना, झगड़ना, टूट के मेहनत करना, फिर वहाँ पे उस जगह पे पहुँचना जो आपने कभी सोचा था। क्योंकि हम रात में जब सोते हैं तो बहुत सपना देखते हैं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, क्या विशाल भैया? हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा बहुत लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। कहा भी गया है कि सपने वो नहीं होते जो हम रात में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। सपने, क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो अगर आप कोई सपना देख रहे हैं तो आप न अपना नींद चैन त्याग दीजिए। विद्यार्थी का पंच लक्षणम जो कुछ होता था, हम मुझे नहीं पता, हम लोग के बड़े लोगों को निद्रा। हाँ, देखिए विशाल भैया बता रहे हैं क्या होता है। हाँ, स्वान निद्रा, काक चेष्टा, ऐसे कुछ है। स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की जैसे नींद होनी चाहिए। काक चेष्टा मतलब बगुले का जैसा क्या होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए। काक मतलब कौवा जैसा होता है क्या? हाँ, कौवा जैसा कुछ इच्छा होना चाहिए। हाँ, बकुल ध्यानम ना। हाँ। बकुल ध्यानम मतलब बगुलू जैसा ध्यान होना चाहिए कि कब आपको आपका अटैक कर देना है, ये आपका राइट टाइम है, आपको हिट करना है। तो अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपका सही समय है। पढ़ नहीं रहे तो पढ़ना चालू कर दीजिए। डॉक्टर बनना है, बिल्कुल बनना है, हमारे देश की सेवा करना है, कितनी बड़ी बात होता है। वैसे भी इस समय कोरोना महामारी चल रहा है, डॉक्टरों की कमी। वैसे भी देख रहे हैं कि हमारे अराउंड 500 डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना वॉरियर्स थे, जो कोरोना में पेशेंट को इलाज करते करते अपने। तो विशाल भैया उनके लिए एक ह्यूज रेस्पेक्ट कर देते हैं, एक सैल्यूट कर देते हैं डॉक्टर्स के लिए, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं हम आपको, प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। तो विशाल भैया, आप बताइए, हाउ वाज योर इंटायर एक्सपीरियंस जब आपका रिजल्ट आया? कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा एक वो फीलिंग था, वो बताइए जब आपका रिजल्ट आया नीट का। जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हमें अपने मार्क्स जो होते हैं एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत पता चल जाते हैं, क्योंकि आजकल आंसर की इतने आने लगे हैं कि आप उससे मैच करके पता कर सकते हैं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि आजकल के बच्चे बहुत डरते हैं, वो आंसर की से मैच नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं क्यों ऐसा करें यार, रिजल्ट आएगा डायरेक्ट देख लेंगे। तो आप कैसे मैच कर लिए थे? आपको मतलब, क्योंकि अगर जो आपकी असलियत है वो तो पता है, आपको खुद पता है कि आप क्या करके आए हैं, तो उसको मिलाने में कोई वो नहीं है। क्या बात है, मतलब आपको आपकी सच्चाई पता है, और सच्चाई से क्यों छुपना यार, क्यों भागना सच्चाई से, क्या विशाल भैया? हाँ, वो तो है। बहुत से दोस्त होते हैं, उनसे पूछोगे तो बोलेंगे भाई मिलाया नहीं यार, अभी मिला लूँगा, लेकिन उनको पता है कि होने वाला है या नहीं होने वाला है। जिसका होने वाला होता है वो उसके अंदर ईगरनेस होती है कि अपना आंसर मिलाएं, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो गया होगा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे फीलिंग्स थे आपके जब मिलाया? तो मेरे 553 आ रहे थे आउट ऑफ 720। तो बहुत अच्छे लगने लगे, और रिलेटिव्स भी कॉल करने लगे कि कितने आ रहे हैं, तो बताने में भी अच्छा लग रहा था। लेकिन उस समय एक डिलेमा था कि एक वो थी कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उस समय पेपर बहुत ईजी आ गया था। आजकल जो हो गया ट्रेंड हो गया है कि पेपर ज़्यादा ईजी बनाने लगे हैं, कट ऑफ बहुत हाई जाने लगा है।
पेपर बहुत इजी बनता है तो इसके लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इससे आप समझिए, अगर आप समझ रहे पेपर इजी आ रहा है तो मैंने थोड़ा करके मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो ये डिलेमा में आप मत रहिए। इस साल खुद नीट का पेपर हुआ है तो मुझे लग रहा है कि 600 के राउंड कट ऑफ जाने वाला है। 600 राउंड कट ऑफ जाएगा, तो आप उसको ध्यान रखिए, उस हिसाब से पढ़ाई करिए। क्या विशाल भैया? हाँ वो तो है। और फैमिली वाले सब एकदम कैसे थे? फैमिली में खुशी का माहौल हो गया था। आपके मॉम डैड का कैसा रिएक्शन था, मम्मी पापा का? मम्मी पापा तो वैसे खुश थे, क्योंकि जो तैयारी के लिए भेजे थे वो मेरा सपना पूरा होने वाला था। तो आप समझिए कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और वो मेहनत से जब आप कुछ अचीव करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपको पता है ये एग्ज़ाम्स बहुत सारे बच्चे देते हैं, लाखों स्टूडेंट्स देते हैं, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो आपके हिसाब से क्या डिफ़िकल्टी लेवल है नीट का? क्या एवरेज स्टूडेंट्स और वीक स्टूडेंट्स के लिए भी ये एग्ज़ाम्स अच्छा, अगर वो पढ़ रहे हैं तो क्या आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप होता है कि एक टेस्ट सीरीज होता है, शुरू में बच्चे देते रहते हैं, तो जिनका टेस्ट में अच्छा आता है तो ज़रूरी नहीं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। एग्ज़ाम है, क्योंकि लक भी थोड़ा होता है जो साथ देता है, और लक उन्हीं का साथ देता है जो हार्ड वर्क करते हैं। तो हम ये उन्हीं का साथ देता है। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे मेरा लक नहीं साथ दिया। हाँ, पर यार आप मेहनत नहीं कर रहे हो, लगातार लक नहीं साथ, तो आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला भी देख के पिघल ही जाता है भाई। कहते हैं कि लक फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड। हाँ, तो लक फेवर्स दोज हु वर्क्स वेरी हार्ड। शेयर हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा नीट के लिए, करने रहे, चालू कर दीजिएगा हार्ड वर्क करना। क्या विशाल भैया? हाँ ये तो है। और एवरेज स्टूडेंट भी नीट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था अपने स्कूल टाइम पे, और मुझे 2 साल मैंने कंस्टेंटली तैयारी की, तो एवरेज मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा नीट हो जाएगा, लेकिन एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि नो आई कैन डू इट। हाँ, अंदर से जिद भी होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अरे वो 30 मार्क खान होगा, टॉपर होगा, उससे मुझे क्या लेना था? मैं एक अलग स्पेशल इंसान हूँ इस दुनिया में, और मुझे कोई नहीं हटा सकता। हम सबको पता होता है कि हम कहाँ तक दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। क्या विशाल भैया? ये तो है। सबको अपनी औकात पता होती है, आपको भी पता होगा। नहीं पता तो मेहनत करना चालू कर दीजिए, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, ये कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, ठीक है, और 11 से की कि उससे पहले की या उसके बाद की, और आप कितना पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि ये कॉमन सवाल है, लोग जानना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस हैं कि आप इतना घंटा पढ़ेंगे तो नीट निकाल लेंगे। आप मुझे क्लियर करिए, मुझे भी क्लियर करिए, और हमारे बच्चों को भी क्लियर करिए, हमारे फ्रेंड्स को क्लियर करिए कि आपने कब से तैयारी चालू की? 11th में जब मैं था तो मेरे पापा ने बोला था कि तैयारी करने तुम बाहर चले जाओ आगे। उनको पता था कि आगे नीट देना है ये, लेकिन मैंने कहा पापा आपको जितना परसेंटेज चाहिए मैं 11th या 12th में अपने शहर के ही स्कूल से ला के दूँगा। तो पापा की वैसे सोच थी कि 11th से ही फाउंडेशन करने चले जाए, क्योंकि आजकल एक फाउंडेशन जो होता है बेस बन गया है नीट के लिए। तो जो फाउंडेशन करते हैं उनका एवरेज मान के चलिए उनका होने के चांसेस होते हैं। हाँ, तो पापा ने 11th में मुझे फाउंडेशन की तैयारी के लिए भेजने वाले थे, लेकिन मैं उस समय क्या होता है कि हाउस लविंग होता है, तो मुझे हाउस से थोड़ा लगा, हाँ होम सिकनेस था, तो मुझे घर से लगाव था, तो मैं नहीं निकला। उसके बाद मैं 12th के बाद तब गया तैयारी करने बाहर। और कितने घंटे पढ़ने चाहिए? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, कमेंट्स आता रहता है, बताइए। वैसे देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम कितने घंटे पढ़ें, लेकिन जितना भी पढ़ें स्मार्टनेस, क्योंकि आजकल कहा गया है कि डोंट वर्क हार्ड या डोंट स्टडी हार्ड, डू स्मार्ट हार्ड। इसका मतलब स्मार्ट वर्क। हाँ, डू स्मार्ट वर्क, मतलब गधों के जैसा मेहनत मत करो। यार गधे भी मेहनत करते हैं और घोड़े भी करते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है। लोग घोड़ों को चना खिलाते हैं, हाँ, उसको पालते हैं, उसको नहलाते हैं। गधों का क्या होता है? गधों को मारते हैं। तो गधों जैसा मेहनत नहीं किया जाना चाहिए, वो स्मार्टनेस होना चाहिए। तो वर्क शुड बी स्मार्टर, वर्क इन स्मार्टर वे। क्या विशाल भैया? ये एक मैसेज है जो हम लोग दे सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया आप कितने घंटे पढ़ते हैं? 10-12 घंटे तो पढ़ते ही होंगे। जरूरी नहीं है कि हम 10-12 घंटे पढ़ें, जब मन करे तभी पढ़ें, क्योंकि अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन द हेल्दी बॉडी। हाँ, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग होता है, और वो दिमाग आपका रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिमागी तौर पे बैलेंस रहेंगे, बिकॉज हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो अगर आप सोशली अच्छे हैं, फिजिकली अच्छे हैं, लेकिन मेंटली नहीं डिस्टर्ब है, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते।
अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बात कर ली जाए, क्योंकि बच्चे बहुत सीरियसली हम लोगों को देख रहे हैं, उनको लग रहा है आज बहुत सीरियस टॉपिक पे बात चल रहा है, तो थोड़ा उनको एंटरटेन किया जाए। आप लोग को एंटरटेन करते हैं। एक बात बताइए, आप कॉलेज में जा चुके हैं, कॉलेज में क्या मस्तियाँ होती रहती, थोड़ा बच्चों को बताइए, तो बच्चे थोड़ा मस्ती जानेंगे तो पढ़ने के लिए और उत्सुक हो जाएंगे। क्या कॉलेज में मस्तियाँ होती हैं आपकी? देखिए, कॉलेज में जाने के बाद जो पूरी लाइफस्टाइल होती है पूरी चेंज हो जाती है। जो और अभी जो आप मुझे बता रहे थे, आ रहे थे साथ में, अभी मेरी इनसे बात हो रही थी विशाल भैया से, तो कुछ बाइक वाइक का बता रहे थे, तो वो थोड़ा डिटेल में बताइए बच्चों को। हाँ, वहाँ जाने के बाद बच्चे को जो सपना होता है, देखते हैं बच्चे रोड पे कि अच्छा ये बाइक लेके चल रहा है, तो उनकी भी सपने होते हैं कि मैं अच्छे बाइक लेके चलूँ। तो वहाँ पे जो होते हैं स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा चलती हैं और बच्चे स्कूटी लेके चलते हैं। स्पोर्ट्स बाइक जैसे कि KTM R15 ये सब, अपाचे वगैरह, हाँ ये सब। और स्कूटी हो गए हैं। और नॉर्मल बाइक चलाते हैं लोग? नॉर्मल बाइक तो वहाँ चलना है, एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए ना, प्रोफेशनल लुक पे प्रोफेशनल बाइक लोग ज़्यादा करते हैं। तो नॉर्मल बाइक क्यों नहीं चलाते भाई? घर पे तो नॉर्मल बाइक हम लोग चलाते हैं, कॉलेज में क्यों नहीं? वहाँ पे या तो ये रूल है, या तो बाइक लो तो प्रोफेशनल बाइक लो, या तो बाइक लो ही मत। मतलब पैदल चल लो, पैदल चल लो, अच्छी बाइक लेना है यार। क्या मजा है यार, कॉलेज का एक अलग ही लेवल है। क्या हाँ, दो यहाँ तक कि कभी-कभी दो बच्चे मिलकर एक प्रोफेशनल बाइक लेते हैं कि दो बच्चे मिलके पैसा कंट्रीब्यूट करके एक बाइक लेते हैं। हाँ। घर पे नहीं बताते होंगे कुछ, तो बहुत नहीं घर पे बताते होंगे। आजकल स्कॉलरशिप भी आते हैं तो बच्चे उसमें से अपना कंट्रीब्यूट करके उसी में हटा देते हैं पैसा। सब कुछ थोड़ी ना मम्मी पापा को देना है, कुछ मेहनत किया है, कॉलेज में गए हो, मजे लो यार, ठीक है। तो ये इनके कॉलेज का कुछ स्टोरी है, आने वाले टाइम में और सारे स्टोरीज करने वाले हैं, ठीक है। नीट एग्जाम्स के पैटर्न क्या होते हैं, थोड़ी बच्चों को आइडिया। हाँ, नीट का एग्जाम जो होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्टली जो 11th-12th में हम पढ़े होते हैं अपने स्कूल लाइफ में वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है बस। तो मतलब आपको जो फोकस करना होगा वो 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। तो ये होता है नीट एग्जाम का पैटर्न। विशाल भैया, एक बहुत रियल क्वेश्चन बहुत कम इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मुझे ये बताइए कि हम जब तैयारी करते हैं, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो उन दिनों को कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एक दिन लगता है कि हम पूरा हिमालय पर्वत पे चढ़ गए, तोड़ देंगे एग्ज़ाम, मतलब नीट में हम फाड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। वही दूसरे दिन लगता है कि अब हमसे ना हो पाएगा मुन्ना। तो आप अपने डेज को कैसे मैनेज करते थे, अपने प्रिपरेशन डेज को? देखिए, आप अपने जो टीचर्स हैं उनके बातों को मानिए, क्योंकि वो ही हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं उनका हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही होती है आपको भी मतलब का ही बस नीचे गिरे। हाँ, तो तैयारी के टाइम आपको ये भी मैनेज करना है कि आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। तो खाली टाइम में आप क्या करते थे जब आप तैयारी कर रहे थे? तो खाली टाइम पे मैं म्यूजिक सुनता था। कैसे म्यूजिक सुनते थे? इंस्ट्रूमेंटल टाइप के म्यूजिक होते थे कि सॉन्ग्स होते? नहीं, जो नए सॉन्ग्स आ रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ ढलना जरूरी है। वेरी गुड। टाइम के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो डार्विन का थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, वो यही बताता है कि हम चेंजेस को अपने अंदर अडेप्ट करें। हाँ, और नेचर सेलेक्ट्स दोज हु आर फिट फॉर द नेचर। हाँ, नेचर सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए अपने आप को। और क्या करते थे? और कभी घूमना हो तो बाहर जाके घूम टहल भी लेते थे, हल्का मतलब मॉर्निंग वॉक कर लेते थे। इन्वायरमेंट का एयर भी बहुत जरूरी है, नेचुरल एयर हमको बहुत। और सुबह हो सके तो सुबह उठ के टहल भी लें, योगा कर लें, क्योंकि योगा बहुत जरूरी है आजकल के यूथ के लिए। हाँ, आजकल के यूथ के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो जाता है एग्जाम्स के दिनों में, तैयारी के दिनों में। तो कुछ आप योगा या कुछ एक्सरसाइज जैसा कुछ कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। हो सकता है तो एक मॉर्निंग वॉक भी ले सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर अपने घर पे बात करते रहें, मम्मी पापा से बात करते रहें, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। जब हम तैयारी करते हैं तो हम क्या होता है, भटक जाते हैं। हम अपने फैमिली वालों को फोन करना बंद कर देते हैं, वहां हमारे पास नए दोस्त हो जाते हैं। ऐसा मत करिए, उनसे भाई बात करिए, उनको लिमिटेड रखिए, वो आपके उतने काम नहीं आने वाले हैं। कभी अगर कुछ पैसा घट जाएगा, मांग के देख लो, औकात पता चल जाएगी। हाँ, पता चल जाएगा। तो आपको कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जहां से पैसे आ रहे हैं, जो आपके लिए मर रहे हैं, कर रहे हैं, सपोर्टिव हैं, हाँ, जो सपोर्टिव है, अपने फैमिली मेंबर्स को याद करते रहिए। फैमिली से एकदम प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और पढ़ते जाइए। बिल्कुल। और डेली पढ़िए, कंसिस्टेंटली मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि आप एक दिन अगर 10 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन लग रहा है कि यार कल बहुत पढ़े थे, तो ये नहीं करना है। 5 ही घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर उसको मेंटेन कर रहिए। हाँ, अपने अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो चीजें, कोई भी बड़ी सी बड़ी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। आप उन बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो बच्चे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते या कोचिंग नहीं जा सकते, हाँ, नहीं जा पा रहे हैं,
ठीक है, तो उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे, वो अपनी तैयारी कैसे करें? इस समय देखिए कोरोना चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन स्टडी हो गए हैं और आप अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। कोरोना चल रहा है, मतलब अगर आपके दिमाग में कोचिंग जैसी कोई बात आ रही है तो प्लीज़ वो निकाल दीजिए। कोई चाह के भी इस समय किसी कोचिंग में नहीं जा सकता। इसके पहले ऐसा होता था कि हाँ कोचिंग जाने बहुत मस्त है, लेकिन कोरोना में आपको पता है सभी चीज़ें लगभग ऑनलाइन हो गई हैं, तो आप कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? तो कोचिंग वाला जो दिमाग में चल रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। हाँ, जितने भी अच्छे ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो जितने भी ऑनलाइन बुक्स मंगाने हैं, जैसे MCQ के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जैसे बायोलॉजी के लिए हो गया है। अपने पास भी देखिए पढ़ा बहुत हुआ है सारी किताबें, NCERT एट फिंगर टिप्स, ये कैसा है? बहुत अच्छा है ये NCERT, क्योंकि इसमें जितने भी NCERT के क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप जितने भी चैप्टर पढ़ें उसके बाद आप अपने आप को एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एक बार दिखा दीजिए बच्चों को NCERT एट फिंगर टिप्स। ये विशाल भैया ने सॉल्व किया था, इन्हीं से मैं लेके आया हूँ। ठीक है, ये बुक क्या होता है? पूरा NCERT। हाँ, NCERT पूरा, इसमें जितने भी NCERT के क्वेश्चंस होते हैं पूरे होते हैं, और आप पेपर लगाने के बाद आपको फील होगा कि हाँ मेरी तैयारी हो गई है, ये चैप्टर मेरा पूरा कमांड हो गया है। वेरी नाइस। तो आप देखिए, अगर बुक चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं बुक का लिंक भी मेंशन कर दूंगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है, और ये कैसे मैनेज कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर फॉलो करना है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। ठीक है, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है विशाल भैया। डॉक्टर बनना मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अब इतने किसी की जान चली जाएगी तो आपके ऊपर केस हो सकता है, और लाइफ और डेथ के बीच में एक डॉक्टर जो होता है वो खड़ा होता है। लाइफ और डेथ के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो कौन होता है? डॉक्टर होता है। ठीक है, तो मेहनत कर रहे हो, सपने देख रहे हो, देखो, और सारी चीज़ें पूरी भी होंगी। विशाल भैया, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नीट एग्जाम्स में सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं? आई मीन टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ज़रा समझाइए। नीट में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे बायोलॉजी के होते हैं, 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 क्वेश्चन, और 45 फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री के होते हैं। मतलब टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। और अच्छा, मार्क्स का क्या सीन है इसमें, ज़रा बताइए। तो पर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे 4 मार्क्स के होते हैं, मतलब ऑन एवरेज मिला के हम देखें तो 720 मार्क्स का पूरा हमारा पेपर होता है। जी, 720 मार्क्स का पेपर होता है। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स लेके आता है, तो 18 4 जा 72, तो 72, हाँ 720 आ गया। बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में कितने आते हैं, और उनका क्या है, क्या मार्क्स कटते भी हैं क्या? हाँ, बायोलॉजी में जो है 90 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स में 45 और केमिस्ट्री में भी 45। तो इसका मतलब टोटल अगर हम बायोलॉजी का करें तो 360 मार्क्स आएंगे आपकी। तो अगर बायोलॉजी में हमको अच्छा मार्क्स लाना है तो अच्छा मार्क्स क्या हो सकता है आपके हिसाब से? 300 प्लस जो है वो बायोलॉजी में आजकल कॉमन हो गया है, तो हमको बायोलॉजी में ऑन एन एवरेज 300 प्लस तो लाना ही है सिलेक्शन के लिए। अच्छा, और केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आते हैं टोटल? केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑन एन एवरेज 180 मार्क्स, तो हमको 150 के अराउंड तो लाना ही है। और वही अगर फिजिक्स की बात की जाए, फिजिक्स पे तो देखिए फिजिक्स जो है कभी हार्ड आ जाता है तो कभी इजी आ जाता है, तो हमारा जो पूरा कमांड होना चाहिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, और फिजिक्स में भी मिला जुला के नियरली 100 मार्क्स तो लाने ही हैं। चलिए आपसे कुछ पूछते हैं कि आपने अपने बायोलॉजी को कैसे मैनेज किया, मतलब बायोलॉजी कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि लोग ये बता देते हैं कि NCERT पढ़ लीजिए, NCERT पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस लगाना भी उसके साथ इंपॉर्टेंट है, क्या है ये सारी चीज़ें ज़रा क्लियर करिए बच्चों को। देखिए बायोलॉजी जो हमें पढ़ना है, पहली बात तो हमको NCERT जो है 11th 12th दोनों NCERT बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 90 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के आते हैं उसमें से 85 या 80 क्वेश्चन जो होते हैं एज NCERT के लिखे हुए होते हैं, तो हमको NCERT पूरी तरह से अपने मगअप कर लेना है, पूरी NCERT के लाइन टू लाइन हमको पता होना चाहिए। और फिजिक्स का कैसे मैं आपने किया, तो देखिए बायोलॉजी के लिए उन्होंने बताया, फिजिक्स की मैं अभी पूछ रहा हूँ इनसे थोड़ी देर बाद। बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, NCERT का बहुत अच्छा एक रीडिंग करना है। नॉर्मली लोग बस दिखाने के लिए बोलते हैं कि मैं रीडिंग किया हूँ, लेकिन रीड उसके लिए एनालिसिस करने के लिए हम कुछ सॉल्व पेपर आते हैं, जैसे अभी हमने MTG का दिखाया। फिजिक्स के लिए अपन ये भी ले सकते हैं, जैसे अपने पास क्या है, ये DC पांडे का बुक है। हाँ। कैसा है DC पांडे का बुक? हाँ, ये भी अच्छी किताब है, फिजिक्स की अच्छी किताब है ये फिजिक्स के लिए बहुत अच्छी किताब है, DC पांडे की बुक आप देख सकते हैं विशाल भैया। ये DC पांडे का कैसा हेल्पफुल है टॉपिक वाइज? हाँ, टॉपिक वाइज अच्छी है इसमें, और अगर ना हो पाए तो एक किताब आती है जिसका नाम है यूनिवर्सल फिजिक्स के लिए, उसमें यूनिवर्सल भी अपने पास है। मैं आप बच्चों को दिखाऊं क्या? एक मिनट पकड़िए, मैं वो वाली बुक लेके आता हूँ, यूनिवर्सल भी आप देख लीजिए। तो आपको क्या करना है कि पढ़ाई करने के बाद जो है वो चैप्टर्स को एनालाइज करने के लिए आपको
ये एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं। कोई साइड बुक रखिए जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते रहें। ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, यही है क्या? हाँ, ये सेम यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर एररलेस। आप ये बुक देख पा रहे हैं, फिजिक्स का है। ये सारे बुक्स बहुत कोई एक बुक लेना है, क्योंकि हाँ। अभी देखिए हम लोग इतने सारे बुक्स दिखा रहे हैं तो बच्चे सारे बुक्स मंगवाने लगेंगे, पेरेंट्स को बहुत परेशान करने लगते हैं। कोई एक बुक लेना है और उसको अच्छे से सॉल्व करना है। जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद अपने आप को एनालाइज करने के लिए आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा विशाल भैया, आप एक बात बताइए, जब बच्चे ज्यादातर क्या होता है बाहर जब जाते हैं तो अपने दोस्तों के घर में बहुत सारे बुक्स देखते हैं, तो वो घर पे आके परेशान करने लगते हैं पेरेंट्स को। तो आप बताइए कि हमको एक बुक ही फॉलो करना चाहिए कि और सारी? हाँ, एक ही बुक फॉलो करना चाहिए और हो सके तो जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं पुराने क्वेश्चंस वो ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज डायरेक्ट रिपीट कर जाते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज रिपीट कर जाते हैं। तो आप एक बुक को सॉल्व करिए, कोई भी एक बुक, या तो वो डीसी पांडे हो, या तो यूनिवर्सल हो, या तो एससी वर्मा हो। एक बुक को पहले पूरा खत्म करिए और ये हॉच पॉच में मत रहिए, इधर भागिए उधर भागिए। और केमिस्ट्री कैसे मैनेज करना है? केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए हो सके तो केवल एनसीईआरटी ही पढ़िए, दूसरी किताब लेने की फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन ही नीट के कुछ एग्जाम में आ जाता है। तो आप ये बताइए कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? इनऑर्गेनिक क्या हो, कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है? बहुत सारे बच्चों का ऑर्गेनिक अच्छा होगा, बहुत सारे बच्चों का और दोनों अच्छा नहीं होगा, तो उनके लिए कुछ टिप्स केमिस्ट्री को कैसे करना है? इसमें क्या होता है, नीट के एग्जाम में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों से लगभग बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक होता है थोड़ा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो वो डरते हैं उससे। तो हाँ, डरना भी जरूरी है, लेकिन हो सके तो आप फार्मूला याद करिए, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फार्मूला बेस्ड पे आते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप बस वैल्यू रखिए, आंसर आ जाते हैं। और जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे ये इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि लगभग अगर आपके केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके 40 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो सिलेक्शन नॉर्मली हो ही जाएगा। सिलेक्शन नॉर्मली हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, जो वीक है थोड़ा उसको टाइम ज़्यादा दीजिए। उल्टा है यहाँ पे, उल्टा क्या है कि जो बच्चों का मजबूत होता है वो बार बार पढ़ते रहते हैं, वीक वाली चीज़ों को नहीं पढ़ते। ये कि आप उसके लिए कुछ मैसेज? हाँ, टाइम देखिए, टाइम हमें वही देना है जो हमारा वीक पोर्शन हो। अच्छा, तो उसको क्या करना है कि हो सके तो उसको एक जगह लिख लीजिए कि हमारा ये पोर्शन वीक है, उसको कहीं चिपका दीजिए। जब आपके रेगुलर में रहेगा तो आप क्या करेंगे, वो चीज़ आपको याद होता चला जाएगा। इस तरीके से आपको तीनों सब्जेक्ट्स को क्या करना है, मैनेज करना है। और भी कोई टिप्स है जो जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप भी ये भी रिप्लाई करेंगे इस मैं भी रहूँगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो पे जरूर आपको रिप्लाई देंगे, फीडबैक देंगे। तो आपको और क्या आप कर सकते हैं और कैसे प्रोडक्टिव हम काम कर सकते हैं, ये बताइए। क्या क्वेश्चन सॉल्व करना डेली बहुत इंपॉर्टेंट है? ये तो है, क्योंकि आप अगर कुछ कर रहे हैं जब तक उसका रिजल्ट आपको पता नहीं चल रहा है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ को करने से। तो आपको तो बच्चों का आजकल क्या होता है ना विशाल भैया, कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, क्वेश्चंस उतने सॉल्व नहीं करते हैं, तो इनको लगता है कि हम चैप्टर पढ़ लिए, हमको सारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया तो हम तैयार हो गए। क्वेश्चन सॉल्व करना कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, जरा इनको बताइए। क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि हमने किस तरह से पढ़ाई की है और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और कोशिश करिए कि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही लगाइए, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उससे आपके टाइम वेस्ट होगा। फिर उसमें डिप्रेशन भी आता है कि यार मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात बताइए, टाइम लिमिट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए कि ऐसे ही आप सॉल्व करते जाइए कभी भी, मतलब एक बार बैठिए उठाइए 2 घंटा 3 घंटा तक सॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को बाउंडेशन करना चाहिए कि नहीं? हाँ, बाउंडेशन, टाइम बाउंड, क्योंकि एग्जाम में भी 3 घंटे मिलते हैं, तो हमें टाइम का लिमिट बनाए रखना है। हो सकता है शुरू में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक टाइम जब आएगा कि आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी तो आपका टाइम कम लगेगा। और टाइम अगर आप बना के रखेंगे तो एग्जाम में जो होगा वो आपको कहीं ना कहीं फायदा करेगा। ये छोटी छोटी बातें जो हम आज कर रहे हैं ना, आप समझिए यही सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ते, आप भी पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि बायोलॉजी बोलते हैं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री में टाइम निकल गया, फिजिक्स तक पहुँच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने उसको टाइम नहीं दिया ना। आपका वो वीक था, उसके लिए आपने मेहनत नहीं किया। जो आपका स्ट्रांग था बस उसी को पढ़ रहे थे, उसी में मजे ले रहे थे, बस पढ़ते चले गए। हो सकता है कि आपने टाइम कभी मैनेज नहीं किया हो कि 3 घंटे में पेपर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नीट में एक बहुत ज़बरदस्त फंडा है आपके लिए। मैंने इनसे पर्सनली बात किया, इन्होंने मुझे वो टिप्स दिया है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। आपको 3 सब्जेक्ट्स मैनेज करने पड़ते हैं, नियरली 100 से भी ज़्यादा लगभग चैप्टर्स हैं। अगर हम लोग देखें लगभग 98 चैप्टर है, आई गेस 98 चैप्टर आपको 365 डेज में पढ़ना है, विद क्वेश्चंस के साथ, विद टाइम बाउंड। डॉक्टर बनना है आपको, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा फंडा है।
और वो फैक्टर है जिससे डिफरेंस हो सकता है उन बच्चों में जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है और उन बच्चों में जिनका सिलेक्शन हो रहा है। आप किसी भी बच्चों से बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे इस नीट के एस्पिरेंट से जिसने नीट को क्रैक किया, वो जरूर बोलेगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है नीट एग्जाम से, मैंने खुद नोटिस किया, आपने भी देखा होगा, आप बहुत सारे लोगों के साथ रहे हैं कि उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो देखिए हमको ये करना है कि हो सके तो 1 घंटे के अंदर हमको अपना बायोलॉजी कर लेना है, 1 घंटे केमिस्ट्री देना है और हो सके तो 1 घंटे फिजिक्स भी देना है। और कोशिश करें कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका फिजिक्स स्ट्रांग होता है, कुछ बच्चे केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, तो मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप बायोलॉजी को सबसे पहले करें, क्योंकि बायोलॉजी भी आपको उतना ही नंबर देगा। तो 90 क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज़ आते हैं, अगर आपको पता है तो आप टिक मारिए, नहीं तो आप आगे बढ़िए। जी हाँ, टिक मारिए नहीं तो आगे बढ़िए। और क्या होता है ना, आजकल के ज़्यादातर बच्चे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उस पर बैठे रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। इसमें भी एक है कि जैसे आप क्वेश्चन पेपर को 2-3 बार में सॉल्व करिए, जैसे केमिस्ट्री उठा लिए या बायोलॉजी उठा लिए, तो बायोलॉजी उठा लिए तो उसमें 90 क्वेश्चन है, तो आप जल्दी जल्दी पहले फर्स्ट राउंड में ये करिए कि जो क्वेश्चन हैं डायरेक्ट आपको आंसर आ रहा है, आप उसको आंसर मारिए, आगे बढ़िए। उसके बाद फिर दोबारा उसी पे आइए। ऐसा करेंगे तो हो सकता है 20-25 मिनट में आपके जो 90 क्वेश्चन हैं उसमें से आप 60 या 50 क्वेश्चन कर लेंगे 20 मिनट में। फिर उसके बाद उससे थोड़ा लेवल हार्ड पे जाइए। तो हो सकता है कि क्योंकि शुरू में जब हम पेपर देने बैठते हैं तो हमारा क्या होता है कि दिमाग उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। अच्छा, तो विशाल भैया जो अभी आप बात कर रहे हैं कि लेवल हार्ड पे जाइए, सिंपल लेवल पे जाइए, वो हमको तभी पता चलेगा जब हम घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी तो हमको आइडिया होगा ना कि कौन सा क्वेश्चन सिंपल है, कौन सा हार्ड है। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान देना है कि हमको हमको टाइमर लगाना ही है। अगर आप टाइमर लगा के नहीं पढ़ रहे हैं तो आप समझिए बहुत गलत काम कर रहे हैं, आप एकदम गलत डायरेक्शन से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समय का बहुत बड़ा फंडा है, बहुत बड़ा खेल है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं विशाल भैया, मैंने नोटिस किया है, जो नीट एग्जाम्स के बाद आते हैं ना तो उनसे वो क्वेश्चंस हो पाते हैं। ये तो है, बहुत बच्चे होते हैं बोलते हैं टाइम ही नहीं मिला, लेकिन घर पे करते हैं, हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को टाइम बाउंड किया ही नहीं। उन्होंने कभी अपने दिमाग को इस तरीके से मेंटेन नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया कि हमको 3 घंटे में सारे पेपर सॉल्व करने हैं। प्लस एग्जाम का प्रेशर अलग से होता है और बीच बीच में एग्जामिनर भी आते हैं। और उसमें हमको हो सके तो ये क्या बोलते हैं, जो एक आता है OMR शीट अपने पास रख लें और 3 घंटे में पेपर करने की कोशिश करें। जब एग्जाम पास आता है तो लड़के अपने पास, जो अच्छे लड़के होते हैं वो यही करते हैं। मतलब आप OMR शीट मार्केट से ले सकते हैं खुद के प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों का मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, विशाल भैया खुद एक्सपीरियंस किए, वो तो कॉलेज में हैं, कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बाहर आते हैं और रोते हैं क्योंकि उन्होंने OMR शीट में गलत फिलिंग कर दिया। एक भी आपने मिस्टेक्स किया 1 2 3 4 तो सब गलत होने लगता है। सीक्वेंस में सब गलत हो जाएगा, सारी सीक्वेंस गलत हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, साल भर की मेहनत आपकी डूब जाएगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको OMR शीट 10 रुपए का कुछ 50-50 मिलता है मार्केट में और आप इजीली ले सकते हैं यार। उसमें क्या होगा कि आप कोई भी रोल नंबर बना लीजिए अपना, उस साल भर रोल नंबर फिल करते रहिए, मम्मी पापा का नाम भी रहेगा उसको भी फिल करते रहिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक फीलिंग आएगी कि हम नीट का पेपर दे रहे हैं। हाँ, तो OMR शीट से आपको प्रैक्टिस हैबिचुअल होना है, यूज टू होना है अपने आप को, क्योंकि OMR शीट ही आपको भरना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं विशाल भैया जिनके पेपर्स तो पूरे हो जाते हैं लेकिन उनके OMR शीट ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। बहुत बच्चे होते हैं सोचते हैं कि लास्ट में करेंगे लेकिन उनको क्वेश्चन मिलते रहते हैं, वो करते रहते हैं, लास्ट में 10 मिनट मिला OMR भरना शुरू किए, पता लगा 100 तक पहुंचे, टाइम ओवर। सोचिए, मतलब आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए क्योंकि आपने OMR शीट से कभी प्रैक्टिस किया नहीं, तो आप मेन एग्जाम्स में भी आपके साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आप वो सारी OMR शीट्स अगर फिल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप नहीं सिलेक्शन होगा, फिर आप आके बाहर रोने से क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसलिए बता रहे हैं, ये सब डेली लाइफ की चीजें हैं बच्चों से होती है। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं, क्योंकि उनको एग्जाम फोबिया होता है, नॉर्मल एग्जाम देते हैं लेकिन नीट का एग्जाम पता नहीं क्यों उनको लगता है बहुत हार्ड है। अगर आप प्रैक्टिस घर पे करते रहेंगे, नीट मान के चलिए कि हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं, घर पे ही 3 घंटे का मैनेज करिए, 3 घंटे का टाइम ले लीजिए, OMR शीट भरिए, तो आपको लगेगा कि मैंने तो रेगुलर नीट दिया है, ये भी तो एक नीट एग्जाम है। अच्छा विशाल भैया, ये बताइए कि क्या बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनका मेन एग्जाम्स में अच्छा नहीं होता, और वो जो बच्चे और बहुत सारे बच्चे उनको देख के जब तैयारी करते हैं तो उनको लगता है अरे यार मेरा टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उनके लिए कोई टिप्स? जरूरी नहीं है कि देखिए अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हाँ अच्छा आएगा नीट के एग्जाम में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चों का खराब मार्क्स आ रहा है नीट में खराब ही आए, क्योंकि वहाँ पे लक भी फेवर करता है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है हो सकता है वही आ गया। तो आप मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत हाँ हो सकता है। एग्जाम में कभी कभी एग्जाम फोबिया किसी को होता है, तो अच्छे बच्चे भी वहाँ एग्जाम में जाने के बाद डर जाते हैं। मतलब ओवरऑल हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए इस एग्जाम को लेके, क्या ख्याल है आपका? हाँ, पॉजिटिव अप्रोच से अगर आप जाएंगे,
और पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी कि हाँ हमको ये करना है, तो सिंपल एग्जाम। और एक बहुत बड़ी बात है, ये मैंने कहीं नहीं लिखा है, न सोचा है, मेरे दिमाग में आ गया है कि हमको ये हमारे सपने के लिए हमको ये करना है कि हमको उसके लिए डॉक्टर बनना है। आजकल के बच्चों का बहुत प्रॉब्लम है, मैं एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ, कुछ बाहर की बातें हम लोग आपके जैसे बहुत सारे, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एग्जाम निकालना है, मुझे अपने उसके लिए एग्जाम निकालना है, मतलब हम सेल्फिश, मुझे खुद के लिए एग्जाम निकालना चाहिए कि मुझे उसके लिए निकालना है, उसके लिए निकालना है, क्या है इस तरह? नहीं, देखिए एग्जाम आपने तैयारी खुद की है तो ये एग्जाम आपके लिए है, आपके माँ बाप के लिए है। और आपके जो टीचर्स हैं जो आप पे बिलीव करते हैं, आपको जो गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि बिना माँ बाप के रिस्पेक्ट, मतलब बिना माँ बाप के ब्लेसिंग से, बिना टीचर्स के गाइडलाइन के, और जो अपने आपके दोस्त हैं उनके बिना सपोर्ट के एग्ज़ाम वैसे निकाल पाना मुश्किल है। मतलब ये है कि आप ये एग्ज़ाम खुद के लिए निकालिए, क्योंकि डॉक्टर किसको बनना है? आपको खुद को डॉक्टर बनना है, उसको डॉक्टर नहीं बनना है। जब एक बच्चा तैयारी करने जाता है तो उसके घर से प्लस उसके गांव से खूब होता है, आशा होती है कि एक डॉक्टर बनने गया है मेरा। अच्छा, ये आशा से बोला। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ये आशाओं को सोच के ना वो दब जाते हैं बेचारे, यार मेरा नहीं हो पा रहा है तैयारी में, हो सकता है हाँ आशा को पूरा न कर पाऊँ, तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके लिए कोई मैसेज रेगुलरली पढ़ते रहें? हाँ, रेगुलरली पढ़ते रहें, डरना नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस में है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो यू कैन डू इट। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, मैं अभी सोचा आशा उसी से किया जाता है, लोग उन्हीं से आशा करते हैं जिसको लगता है कि हाँ ये कर सकता है। तो आप एक पॉजिटिव ले सकते हैं, अगर आपसे कोई आशा कर रहा है, आपके गांव के वाले, आपके आजू बाजू, तो मतलब उनको लगता है कि ये लड़का कर सकता है, तो नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। हाँ, क्या विशाल भैया? हाँ, ये तो है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सामने वाला आपको उतना वैल्यू दे रहा है, उतना रेस्पेक्ट कर रहा है आपके टैलेंट की, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। इंपॉर्टेंट टिप्स आप जरूर बताइएगा, जब बच्चे फाइनल टाइम में जब एग्जाम्स हॉल में जाते हैं तो कैसा माइंड सेट होना चाहिए, उनका पूरा अप्रोच कैसा होना चाहिए फाइनल एग्जाम में जब बैठने का पहले? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ओवर द ईयर बहुत अच्छा चलता रहता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन वो इतने नर्वस हो जाते हैं, वो इतने पैनिक कर लेते हैं इस चीज़ों में कि उनका परफॉर्मेंस पूरा ख़राब हो जाता है। तो एग्ज़ाम डे को कैसे अपने मैनेज करना है, या उसके एक दिन पहले अपने आप को कैसे मैनेज करना, ज़रा बताइए। देखिए, एग्ज़ाम में जब आप जाएँ तो उसको भी एज ए नॉर्मल एग्ज़ाम माने, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर प्रेशर ले लेंगे एग्ज़ाम का, तो अगर मेंटली आप सिक हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ख़राब चला जाए। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप टेस्ट सीरीज में देते थे, अगर आपके 500 प्लस आ रहे हैं या 600 प्लस आ रहे हैं, तो वही फीलिंग लेके जाना है कि मैं भी एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, हुआ तो ठीक, नहीं तो बाकी जो हो रहा था वो तो होना ही था। तो हमको अपना जो पुराना बेसिक था उसको ही फंडा फॉलो करते चलना है, वहाँ पर कुछ नया नहीं करना है कि साल भर मैंने पहले फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री किया, फिर बायो किया, वहाँ जाने के बाद सोचते हैं कुछ नया कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, जो साल भर किया वो करिए, एक दिन वाला फंडा मत अपनाइए। आपने साल भर कैसे आप चले हो वो चीज़ को मैनेज करो। अगर आप इमेजिन करो, अगर आप 4 घंटा सेल्फ स्टडी करते हो डेली, सेल्फ स्टडी का क्या रोल है यहाँ पे? सेल्फ स्टडी वैसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप अपने साथ रखेंगे एग्जाम में वही आपके साथ जाने वाला है। मतलब खुद के दिमाग पे और खुद पे भरोसा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, और चारों ऑप्शंस लगते हैं कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, चारों सही है। तो एग्ज़ाम में कुछ बच्चों को ये करना चाहिए कि आप, एक होता है ऑप्शंस हटाने वाला, कि ये एग्ज़ाम में 2 ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं कि जो उससे कुछ उसका कोई लिंक ही नहीं होता, तो आप उसको पहले निगलेक्ट करिए, क्योंकि निगलेक्ट करने के बाद आपको लगता है कि हाँ 2 ऑप्शंस बचे हैं, अब इसमें तो मैं सही कर ही लूँगा। तो यही सारे कुछ टिप्स थे जो हम आपको बताना चाहते थे। विशाल भैया अपने साइड से बताना चाहते थे। विशाल भैया, हमारे बच्चों के लिए कोई पॉजिटिव मैसेज जो देना चाहते हैं आप? डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज क्या हो सकता है आपके लिए? मैं पॉजिटिव मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहिए, और जो सपने आप जिस चीज़ के लिए आप बलिदान कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हो, आने वाले टाइम कहा भी गया है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। हाँ, एक पत्थर दिल से उछालो यारो, पता तो चलेगा कितनी हाइट पे जा रहा है। तो आपको लगातार मेहनत करते रहना है, और अपने आप को एनालाइज करते रहना है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हो सके तो निगेटिव लोगों से बच के रहें, और नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएं। हाँ, बच नहीं, एकदम दूर हो जाएं। अगर वो फैमिली मेंबर्स है, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लोग आपको नेगेटिव टेस्ट करते रहेंगे। आपका कुछ भी होगा तो पूछेंगे यार क्या हुआ, कैसे। एग्जाम होने के तुरंत बाद आपके पास कॉल आना शुरू हो जाएंगे, यार क्या हुआ, उससे पहले कभी पूछेंगे नहीं आपका हालचाल। तो ये कुछ टिप्स थे, अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी क्या करिए,
इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हाँ, तो हमारे चैनल को आप क्या करिए, लाइक करिए। ऐसे ढेर सारी इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी प्रिपरेशन में और क्या टिप्स आपको चाहिए, वो भी हमारे विशाल भाई आपको वीडियो पे कमेंट करके देते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने वाले लोग हैं, प्लीज़ ये जो हमारे MM अकेडमी है इससे जुड़े रहें, क्योंकि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेने जा रहा है। क्योंकि इस समय जो कोविड-19 आ गया है तो हमारी पढ़ाई जो होगी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है। तो हमको क्या करना है, ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाई करनी है और हो सके तो जितने भी अच्छे टीचर्स हैं उनसे बनाए रखना है। जैसे हमारे ही एक हाँ विशाल हैं, ये इनसे जुड़े रहना है। तो जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए और आने वाले टाइम में हम होंगे कामयाब एक दिन। तो डॉक्टर बन के दिखाना है क्या विशाल भैया? बिल्कुल। तो जय हिंद।